Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss some of the most important topics of macroeconomics, another part, and that is the part number 5. And in this part I hope we will discuss all the important basic questions और इसके बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की वीडियोस लेके आऊँगी, जैसे कि आपका इंटरनेशनल बिजनेस है और बैंकिंग है, और आप बता देना और कौन सा सब्जेक्ट है. I will try to find out all the important aspects of all these videos. Now, number 1 start करें अगर टॉपिक का, that is planned and unplanned investment. planned investment और unplanned investment में क्या फ़र्क होता है? तो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इन्होंने बोल रखा है, इन्वेस्टमेंट को ना मैंने 2 कैटेगरी में बांट दिया, एक तो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और एक अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट. अच्छा, देयरफॉर द टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल और रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट इज द सम ऑफ इंटेंडेड और अनइंटेंडेड इन्वेस्टमेंट. इसका मतलब ये है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर आपकी प्लान्ड भी आ जाती है और अनप्लान्ड भी इन्वेस्टमेंट आ जाती है. 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये कहती क्या है आपको. तो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है, और इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एंड द रियलाइज्ड एंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट. मतलब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स जो हमने शुरुआत की थी, जिससे जो हमने सोचा था वो आ गई आपकी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, और जो हमने एक्चुअल में अचीव कर पाया उसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट मीन्स जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होती है, इसका मतलब होता है विच द इन्वेस्टर प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. जैसे फॉर एग्जांपल 90% का आप टारगेट लेकर अचीव करो. वैसे आप लोगों का सबका टारगेट आई होपफुली यही होगा 33%, बस इतने आ जाए, बस पास हो जाए मैम, इतना करा दो बस, तो उतना ही वो हो गया आपका प्लान, और आप उसको अचीव कर पाते हो कि नहीं वो हो गई एक्चुअल. तो इन्होंने बोल रखा है एक्स एंटे रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट विच द इन्वेस्टर प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. एक्स पोस्ट और रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट इज द सम ऑफ प्लान्ड, और एक्स पोस्ट और रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट सम किसका होगा? प्लान्ड और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट का. इन द केस द अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, अगर अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट 0 होती है देन द प्लान इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट. इन्होंने बोल रखा है कि अगर यहाँ पे ये जो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं वो, उसमें हमने बोला दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, प्लान्ड और अनप्लान्ड. अगर इन्होंने बोल रखा है कि अनप्लान्ड अगर 0 हो गई तो ऑब्वियस सी चीज़ है जो हमारी रियलाइज्ड मतलब जो एक्चुअल लेके आई है और वो इसके बराबर है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के. ठीक है, और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट के. जितना हमने सोचा था हमने अचीव किया. चलो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन वाला टॉपिक है, तो ये क्लियर हो गया इतनी इलिस्ट्रेशन से कि जो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी, वो हमेशा कभी भी इक्वल नहीं आती प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की. इट इज़ ओनली व्हेन द अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट कब होती है? जब अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट 0 होगी तभी हम कह सकते हैं एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के. अब आप लोग समझो कि ये जो आंसर आएगा वो किस तरीके से फ्रेम करके आएगा. या तो आपसे डायरेक्टली डिफरेंस पूछ लेंगे प्लान्ड इन्वेस्टमेंट में या अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट में, या आपसे बोलेंगे एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट को डिस्क्राइब करो, या आपसे बोल देंगे थर्ड पॉइंट में ऐसे पूछेंगे कि एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कब इक्वल होता है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के. तो तीनों ही एस्पेक्ट में आपका आंसर सेम टू सेम ही रहने वाला है. नाउ अब मैं बात करूं अगर 2 सेक्टर इनकम की, तो मैंने 2 सेक्टर फ्लो ऑफ इनकम किस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करता है उसको हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे 3 सेक्टर ऑफ इनकम के बारे में. तो 3 सेक्टर ऑफ इनकम गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से रिलेटेड है, गवर्नमेंट का खर्चा.
और गवर्नमेंट के टैक्सेस से इक्वल रिलेटेड है। नेशनल इनकम इज डिराइव्ड व्हेन एग्रीगेट सप्लाईज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। नेशनल सप्लाई कब, नेशनल इनकम कब कैलकुलेट करते हैं, जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है। जब हम कहते हैं कि भाई आपका इक्विलिब्रियम लेवल अचीव हुआ है, ये होता है ना इक्विलिब्रियम लेवल, तो दिस इज टू से इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, जो कि मैंने बोला, तो C + I + G से हम इसको डिफाइन करते हैं। और ये कब कट करती है, आपकी 45 डिग्री लाइंस के ऊपर। चलो उसके बाद डिस्कस करते हैं ये इम्पॉर्टेंट सा डायग्राम, जो कि आपको ज़रूर से बना के आना है जब आप 2 सेक्टर या 3 सेक्टर ऑफ इनकम की बात करोगे। तो देखो अभी हमने जब 2 सेक्टर ऑफ इनकम की बात करेंगे, ये इनकम की है। इनकम क्या रिफ्लेक्ट बैक करती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम ज़ीरो भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी एक स्टूडेंट लाइफ की बात करूं या एक अनएम्प्लॉयड पर्सन की बात करूं तो इनकम नहीं होती, स्टिल दे आर कंज्यूमिंग समथिंग। ये कंजम्पशन की लाइन हो गई, जो कि हम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। इवन हमारी इनकम ज़ीरो है या कुछ भी इनकम है, लेकिन फिर भी वी आर कंज्यूमिंग समथिंग। दैट इज़ वाई हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी आता है इसके अंदर। अब C + I से देखो, ये 2 सेक्टर इनकम के बारे में बताती है, जिसमें कंजम्पशन भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, जिसकी डिस्कशन हमने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। नेक्स्ट इज, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 3 सेक्टर इनकम की, जब इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टू E2 पॉइंट, और जहाँ पे कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो जाती है। अब देखो होपफुली मैंने शायद इसी में 4 सेक्टर इनकम की बात कर ली है, या हो सकता है मैंने दूसरे में डिस्कस किया हो। तो C + I + G और 4 सेक्टर के अंदर नेट एक्सपोर्ट आता है, तो इसके बारे में भी देख लो कि 4 सेक्टर ऑफ इनकम होता है क्या है। होपफुली मैंने इसको अटैच किया, अगर नहीं होगा तो मैं इसी लेक्चर वीडियो में बता दूंगी। तो इन्होंने बोल रखा है, इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है, बोला है 45 डिग्री की लाइन रहती है। C + I आपका इन्वेस्टमेंट जनरेट कर रहा है, और C कंजम्पशन बता रहा है, G इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम बता रहा है। G से C क्या हो गया, कंजम्पशन फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कर रहा है। इसमें हम जब G डाल देंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका ये क्या हो जाएगा, G, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा। नाउ इक्विलिब्रियम इनकम एट द इंटरसेक्शन ऑफ S and I + G लाइन। अब यहाँ पे S + I इन लाइन का मतलब क्या है, देखो जब टोटल लीकेज टोटल इंजेक्शन के इक्वल होता है, तब हम मानते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंड ओनली बट डज नॉट कलेक्ट टैक्सेस। टोटल लीकेजेस नाउ कंस्टिट्यूट ओनली सेविंग। टोटल लीकेज का मतलब है कितना इनकम फ्लो हो रही है और इंजेक्शन कितना मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर डाल रही है और कितना रिलीज हो रहा है, दोनों को बोलेंगे। एक तरफ यहाँ पे लीकेज की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। इन्होंने बोल रखा है अगर इक्विलिब्रियम लेवल लाना है तो टोटल लीकेज और टोटल इंजेक्शन को बराबर कर दो। अगर गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ खर्च कर रही है, कुछ भी कलेक्ट नहीं कर रही है, तो हम ये मानते हैं कि टोटल लीकेज इज नाउ कंस्टिट्यूट ओनली सेविंग। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंजेक्ट किया गया है, प्रोवाइड किया गया। हेयर इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दस इक्विलिब्रियम कंडीशन कैन बी रिटन एज, इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे आएगी, सेविंग में इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर दोनों इन्वॉल्व है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेविंग के अंदर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑटोनॉमस है, इंक्लूडेड है दोनों। फिर और इसके बारे में देखो, अब इसका एक और डायग्राम है, इसके अंदर क्या बोल रखा है, इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट सेविंग की बात कर रहे हैं। ये सेविंग का ग्राफ है जो कि नेगेटिव स्टार्ट होता है, क्योंकि एट द ओरिजिन ऑफ टाइम पीरियड जब मेरी इनकम ज़ीरो है, मेरी इनकम ज़ीरो है और मैं कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ मान लो 20 कंजम्पशन कर रही हूँ, तो जो मेरा कंजम्पशन कर्व होगा वो -20 हो जाएगा, क्योंकि सेविंग जो होगी वो मेरी नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग कहलाता है। इनकम मेरी 0 है और कंजम्पशन मेरी 20 है,
और मैं बचा कुछ भी दे रही हूँ तो 20 पॉजिटिव नेगेटिव चला जाएगा तो मेरी सेविंग नेगेटिव हो जाएगी। तो एट दैट मोमेंट जब मेरी इनकम ज़ीरो होती है और मैं स्टिल कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रही होती हूँ तो मेरी सेविंग नेगेटिव चलती है। एक पॉइंट पे मेरी सेविंग पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है और ये टाइम होता है जब ये कंजम्पशन इसके इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे इन्होंने आई और जी को प्लस करके ये बताया है कि इक्विलिब्रियम स्टक कर रहा है। फिर देखो यहाँ पे पूरी डिस्कशन की हुई है इन्होंने उसी चीज़ की, तो आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हो और पढ़ सकते हो। इसके बारे में मैंने जितना भी बताया वही है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, इनके बारे में बोल रखा है। तो इनके बारे में देखते हैं कि क्या क्या बोल रखा है। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, कहाँ चले गए, 1 मिनट। हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर करेगा पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फर्म से परचेज करेगा। ये हाउस होल्ड सेक्टर है और ये फर्म है। हाउस होल्ड इसको क्या दे रहा है, मनी दे रहा है और मनी के रिस्पेक्ट में से गुड्स और सर्विस ले रहा है। गुड्स और सर्विस की पेमेंट कर रहा है, गुड्स और सर्विस रिसीव कर रहा है। गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहा है और अगर इंपोर्ट कर रहा है तो उसकी पेमेंट कर रहा है। फर्म्स का क्या काम होता है, फर्म करती है, फर्म रिसीव करती है रेवेन्यू फ्रॉम हाउस होल्ड गवर्नमेंट। फर्म रिसीव करती है, पैसा रिसीव करती है, किस किस से रिसीव करती है, हाउस होल्ड गवर्नमेंट से, फॉरेन सेक्टर से। और जो रिवेन्यू रिसीव करेगी तो वो उनको बदले में क्या देगी, फैक्टर सर्विस देगी, या तो सर्विस देगी या तो गुड्स देगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देगी। टैक्सेस देगी गवर्नमेंट को और अगर इंपोर्ट करेगी तो वो फॉरेन सेक्टर को उसकी पेमेंट करेगी। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट या तो रिवेन्यू रिसीव करते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ टैक्सेस या तो गवर्नमेंट फैक्टर पेमेंट करती है सब्सिडीज की फॉर्मेट में। ठीक है। फिर फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर में वही नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। फॉरेन सेक्टर के अंदर या तो रिवेन्यू रिसीव होता है, रिवेन्यू रिसीव होगा अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, या आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसा आपके पास आएगा, और अगर आप पैसा दूसरों को दे रहे हो मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हो। तो ये इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है, देखो बहुत ही अच्छा डायग्राम है। इन्होंने बोल रखा है कि फर्म जो है वो फर्म का क्या क्या काम है। फर्म करती है गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट करती है, नेट एक्सपोर्ट करती है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। इसको कोशिश करती हूँ मैं पूरा आ जाए तो बात बने। चलो इसको देखते हैं। ये देखो इतने की बात करते हैं पहले, फिर नीचे वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉरेन सेक्टर से पहले आप हाउस होल्ड और फर्म की बात करते हैं। छोटा छोटा फर्म उठा और हाउस होल्ड, ये क्या काम करता है, गवर्नमेंट बीच में टैक्सेस और उसका काम कर रही है। गवर्नमेंट, हाउस होल्ड क्या कर रहा है, ये टैक्स की पेमेंट कर रहा है, फर्म दोनों गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं और ट्रांसफ़र पेमेंट कर रहे हैं। या तो टैक्स की पेमेंट करेंगे या सब्सिडीज़ देगी गवर्नमेंट। ये इसको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे ये पेमेंट कर रहे हैं, ये यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और सेविंग और बोरोइंग्स दोनों चल रही है फाइनेंशियल मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो या तो पेमेंट होगी फैक्टर और सर्विसेज की फॉरेन सेक्टर को अगर आप इंपोर्ट करते हो, या तो आप पेमेंट करोगे इंपोर्ट की या तो आप रिसीव करोगे पैसा। फिर नेट ट्रांसफ़र पेमेंट होगी या तो आप रिसीव करोगे, और पेमेंट फॉर इंपोर्ट। तो इतना डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी एलेबोरेट कर दोगे इसको तो आपकी बात बन जाएगी। ये थी इसके अंदर की इम्पॉर्टेंट बात। अब मैं थोड़ा वाइट पेज ले लूँ क्योंकि मुझे थोड़े से इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी बताने हैं। रीज़न बीइंग कि एक बच्चे ने बहुत सारी चीज़ें ये पूछी थी कि मैम ये बता दो कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है जब हम नेट वो जीडीपी, एमपी और इन सब की कैलकुलेशन करते हैं तो वो किस तरीके से होती है। तो अभी डिस्कस करते हैं। वेट, इरेजर कहाँ है, चलो इरेजर छोड़ो, इसी को डिस्कस करते हैं। देखो इसको डिस्कस करने के बाद फिर मैं आप लोगों को एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता दूंगी, एंड देन दैट्स ऑल। एक तो ना नेशनल इनकम निकालने के ना 3 मेथड होते हैं।
वैल्यू एडेड मेथड और ये सब मेथड, ये भी डिस्कशन करनी पड़ेगी मुझे आप लोगों के साथ। वेट अ मिनट, पहले पूरा का पूरा मैं इसको एक साइड कर लूँ ताकि आप लोग को इसको इलेबोरेट करने में इजी हो। सबसे पहले हम 3 अप्रोचेस बात करते हैं। 3 अप्रोचेस ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम को मेज़र करते हो ना, तो 3 अप्रोचेस के बारे में हमें डिस्कशन करनी होती है। अब वो अप्रोचेस क्या क्या हैं? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 इज़ वैल्यू एडेड मेथड, नंबर 2 इज़ इनकम मेथड और नंबर 3 इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड के अंदर ना हम गुड्स वगैरह की बात करते हैं, जो कि टोटल जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये देखो एक एक की बात करूँ 1 बाय 1। सबसे पहले वैल्यू एडेड की बात करती हूँ। वैल्यू एडिड के अंदर हम सबसे जो स्टेप नंबर 1 है ना, वो सारे जितने भी सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, उनकी सारों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। और वैल्यू ऑफ आउटपुट के बाद इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं। अब आप पूछो कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, तो ये मैं अभी डिस्कस करती हूँ। कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब कितनी मेरी इकोनॉमी के अंदर वैल्यू है, कितनी मैंने आउटपुट जनरेट की है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स सारी वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी, और इसका सेल प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, नहीं एक मिनट, वैल्यू ये आपको ना ज़्यादातर गिवन भी होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितना हमारी कंट्री ने जनरेट किया माइनस आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसके बाद निकलता है आपका वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड को ही हम कहते हैं जीडीपी एमपी। लेकिन हमें जब नेशनल इनकम तक पहुंचना है तो जीडीपी एमपी से हमें कहाँ पहुंचना है? नेशनल इनकम तक, जिसको कहते हैं एनएनपीएफसी। तो हम क्या करते हैं इसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है आपका माइनस कर दो इसमें डेप्रिसिएशन। जब भी जीडीपी एमपी से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे आपका एनडीपी आ जाएगा, क्योंकि जी से हम कहाँ बन गए? जी से हमें एन पे आना है। फिर अब एनडीपी पे आ गए हम। एनडीपी से जी को एन में कन्वर्ट कर लिया। अब इस डी को एन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? एनडीपी में से अगर मैं माइनस कर दूंगी आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, मतलब टैक्सेस माइनस होता है, सब्सिडीज ऐड होती है। तो ये मेरा आ जाएगा एनएनपी। दोबारा भी समझा दूंगी, इसको ध्यान से देखो। और एनएनपी में से मुझे क्या बनाना है? एफसी, इसको भी जनरेट करना है। तो एनएनपी में मैं नेट फैक्टर इनकम, इसको दोबारा देखो, जीडीपी थोड़ी खिचड़ी पक गई। जीडीपी से मैंने माइनस किया, क्या हुआ? डेप्रिसिएशन। तो मेरा कहाँ तक पहुँच गई मैं? एनडीपी पे। अब थोड़ा कलर चेंज कर लो ताकि आप लोगों को विजिबल हो इसको आसानी से, डिफरेंट कलर। एनडीपी पे मैंने माइनस कर दिया आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मेरा क्या आ जाएगा? एनडीपी, ये डी सेम रहेगा, एफसी हो जाएगा। और जब मैं एफसी में प्लस कर दूंगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
तो मेरा NNPFC आ जाएगा। दैट इज़ द होल करेक्ट फॉर्मूला। अब बिल्कुल करेक्ट है। तो GDP-MP किससे बना आपका? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो ये होती है पूरी प्रोसेस इसकी, किसकी? फर्स्ट वाले मेथड की। अब दूसरा वाला मेथड देखो। दूसरा वाला मेथड होता है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड का निकालने का तरीका ये होता है कि जितनी भी आपकी रेंट, रेट्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स ये सब होते हैं, इन सब को ऐड कर दो। जितने भी होते हैं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, प्रॉफिट्स जो भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इन सब को ऐड कर दो। इसको देखो, अगर आप लिखोगे तरीके से तो कैसे लिखोगे कि रेंट एंड रॉयल्टी प्लस कर दो इसमें कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, इसमें प्लस कर दो इंटरेस्ट, इसमें प्लस कर दो प्रॉफिट्स, और इसमें प्लस कर दो आपकी प्रॉफिट्स भी कौन से? 3 कैटेगरी है प्रॉफिट्स की, उसमें भी प्लस कर दो मिक्स्ड इनकम। प्रॉफिट कौन से हैं? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है। अगर मैं सोल वालों की बात करूं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है, इसका सिर्फ थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछा जाएगा। इन सब के बाद आपकी निकलेगी कैलकुलेशन ऑफ, इसके बाद निकलेगी आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी NDP-FC। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद, और NDP-FC से हमें सिर्फ एक स्टेप चलना पड़ेगा और हम अपनी नेशनल इनकम पे आ जाएंगे। देखो N ऑलरेडी है, G से N बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, FC ऑलरेडी है, MP से FC बनाते हैं तो हम करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सिर्फ D को N बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब वो पैसा जो कि इंडिया में कहीं ना कहीं हो रहा है। तो NNPFC इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इट्स टू सिंपल। अब थर्ड वाले मेथड पे आ जाओ आप लोग। थर्ड वाला मेथड कहता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहते हैं कि इसके अंदर वो सारी चीज़ें लेके आ जाओ जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अभी देखो मैं बताती हूँ गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। कलर, फिर इसके बाद देखो क्या क्या गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। सबसे पहले होती है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है कंज्यूमर गुड्स पे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई कलेक्टिव वांट्स। और गवर्नमेंट खर्चा करती है जीडी कैपिटल, जीडी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और उसके बाद सारे ऐड कर दो एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मतलब बेसिकली कह रहे हैं, ये तो आपने फॉर्मूले के हिसाब से लिख लिया, बेसिकली कह रहे हैं C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M, इससे निकलेगा आपका GDP-MP। कंज्यूमर गुड्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट, ये बेसिकली इनका कहने का मतलब है। तो इससे आपका GDP-MP हो जाएगा। और भी इसका एक फॉर्मूला जो मैंने भी लॉन्ग में करवा रही थी वो लिख लो, प्राइवेट फाइनल
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट प्राइवेट लिख लिया ना, गवर्नमेंट, एक तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो इससे निकल के आएगा जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, तो जी से एन बन जाएगा, एनडीपी एमपी, फिर इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो तो ये निकल आएगा एनडीपी एफसी, और इसमें से क्या कर दो, प्लस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपका निकल के आ जाएगा एनएनपीएफसी। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिस्टम, जिसके अंदर बताया हुआ है कि किस तरीके से गवर्नमेंट फाइनल, अगर गवर्नमेंट के और डोमेस्टिक सब खर्चों को जोड़ा जाए तो हम खर्चे के मीडियम से किस तरीके से अपनी नेशनल इनकम या जीडीपी कह सकते हो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी डाउट है तो आप लोग समझ लेना। अब मेन जो है एक और कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसको मैं सर्च करती हूँ, वेट अ सेकेंड, वो भी आप लोग को बता दूं तो इकोनॉमिक्स होपफुली आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो डिस्कशन है वो है कीन्स थ्योरी ऑफ कंजम्पशन को लेकर। कीन्स थ्योरी ऑफ कंजम्पशन क्या कहती है? कीन्स को जनरल थ्योरी के नाम से जाना जाता है और ये पब्लिश हुई थी 1936 में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंजम्पशन फंक्शन के लिए रिलेटेड है और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कीन्स थ्योरी या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा आपको या घुमा के क्वेश्चन पे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहे कीन्स लेड स्ट्रेस ऑन एब्सोल्यूट साइज ऑफ करंट इनकम। कीन्स ने क्या ध्यान दिया था कि करंट इनकम जो है वो डिटर्मिनेंट, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस पे? कंजम्पशन पे और एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी पे। केन्स ने ये भी बोला था कि ये साइकोलॉजिकल लॉ होता है कि आप कंज्यूम करेंगे ही करेंगे अगर आपकी इनकम ज़ीरो है, और कंजम्पशन बढ़ाएंगे भी जब आपकी इनकम बढ़ेगी। और लेकिन कंजम्पशन, इनकम बढ़ी आपकी तो आप कंजम्पशन को बढ़ाओगे, लेकिन उस स्पीड में नहीं बढ़ाओगे जिस स्पीड में आपकी इनकम बढ़ी है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, पहले 10,000 इनकम थी, आप ये इनकम है, इसमें आप 6,000 कंज्यूम करते थे और 4,000 आप सेव कर लेते थे। फिर आपकी इनकम बढ़ गई, मान लो 20,000 हो गई। अब आपने कंजम्पशन 10,000 कर दिया, वो भी बढ़ाया, लेकिन ज़्यादा हम कहाँ पे चले गए? सेविंग में। तो वो यही कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल लॉ होता है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। फिर यहाँ पे बोल रखे हैं, दूसरे वर्ड्सों में अगर मैं बोलूँ तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी 1 से। वाइल कीनेसियन बिलीव दैट मैनी अदर फैक्टर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस थ्योरी को। अब वो क्या क्या फैक्टर्स हैं देखते हैं। फर्स्ट उन्होंने कहा था कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो किस पे डिपेंड करता है? एब्सोल्यूट इनकम ऑफ द करंट पीरियड। कंजम्पशन इज पॉजिटिव फंक्शन। कंजम्पशन ना तो ज़ीरो हो सकता है ना कंजम्पशन नेगेटिव हो सकता है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी एक हद तक कंजम्पशन में चली जाएगी, फिर वो क्या हो जाएगी? आपकी सेविंग में चली जाएगी। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? सेकेंडली कहते हैं कीन्स पॉइंट दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डज नॉट हैव प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप विद इनकम। इनकम के साथ इतना ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं होता इसका। दस की आर्ग्यू दैट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स एज इनकम इंक्रीज,
कि अगर जो एवरेज निकाल रहे हो ना आप, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स जो कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन निकाल रहे हो, उसके अंदर इनकम आपकी इंक्रीज करेगी और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, फॉल करेगा। और ये फंक्शन को हमने पहले भी एलेबोरेट कर रखा है न्यूमेरिकल्स में भी, C इज इक्वल्स टू A प्लस YD होता है। तो इसके अंदर क्या, A को क्या डिनोट करते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन से कि कुछ ना कुछ होगा, और वाइड डिस्पोजेबल इनकम, और कितना फैक्टर चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। ये A को क्या बोला गया, इसको क्या बोला गया, यही बात कर रहे हैं। MPC मैंने आपको बता ही दिया, MPC इसमें किस तरीके से रिलेट करेगी, क्योंकि ये चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम को जस्टिफाई करता है। फिर और इसके अंदर क्या बोल रखा है, ये धीरे धीरे आप लोग पढ़ लेना अगर मन करे तो। जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी। अब ये देखो, ये ग्राफ कह रहा है कुछ, ये ग्राफ बताता है कि आपकी फिर अगेन ये इनकम है नेशनल, ये जो आपकी इनकम को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये कंजम्पशन लाइन है, ये इनकम, यहाँ पे Y1 लिखा है, यहाँ पे Y2 लिखा है, ये आपकी इनकम को जस्टिफाई कर रहा है। इनकम बढ़ गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा, APC/CY, तो आप कह रहे हैं कि पहले इतना फ़र्क पड़ा अब इतना फ़र्क पड़ रहा है, तो ये क्या कहता है एक तरीके से APC/CY और MPC क्या दिखा रहा है, डेल्टा CY/Y, और ये आपकी इनकम है। इसको इरेज कर दो एंड दैट इज़ ऑल। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये आपकी नेशनल इनकम का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी और क्वेश्चंस आप लोग डिमांड कर रहे थे न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लिख लो अगर आप लोगों को लिखना हो और प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रफली लिख देती हूँ, C इज इक्वल्स टू, इसके अंदर गिवन क्या क्या है, C है 100 प्लस 0.6y, इन्वेस्टमेंट है आपकी 100 करोड़, ठीक है, और आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 50 करोड़, और टैक्सेस दे रखा है आपका 40 करोड़, और आपको बोल रखा है कि आप कैलकुलेट करो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग, ठीक है। तो ये आप जस्टिफाई करोगे, सेविंग है ये, ठीक है। और इसमें इसके आंसर्स मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, तो मैं आप लोगों को इसके आंसर जस्टिफाई करूँगी कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। और बाकी मैंने होपफुली जितने भी थे क्वेश्चंस मैंने करवाने की कोशिश की है आप लोगों को, और इसमें ज़्यादा नहीं है। जो मैं जिस बुक से प्रिपरेशन करवा रही हूँ आप लोगों के लिए, उसके अंदर और ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आता है, एक न्यूमेरिकल तो कंफर्म आता ही आता है 14-15 मार्क्स का, या तो 14-15 मार्क्स का आएगा या 7.5 मार्क्स का आएगा। उसमें 2-3 चीज़ें पूछ लेंगे और इसमें 1-2 चीज़ें पूछेंगे, यही मेन डिफरेंस होता है। तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो जो आप लोगों को लग रहा है और नीड्स। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आपको इंटरनेशनल बिजनेस की प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी या बैंकिंग की। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि किसकी वीडियो आप लोगों को रिक्वायर्ड है ज़्यादा। एंड वन मोर थिंग इज़, आप लोग खूब सारी पढ़ाई करो, एग्ज़ाम के लिए खूब प्रिपेयर करो। जिस तरीके से मैं हेल्प कर सकती हूँ आप लोग को हेल्प करूँगी, ओके। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।